माननीय अध्यक्ष महोदयगण, महासभा के सम्मानित सदस्यगण, भारत की ओर से नमस्कार। मैं सबसे पहले महासभा के अध्यक्ष महामहिम डेनिस फ्रांसिस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस सत्र के विषय विश्वसनीयता का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकता को पुनः प्रज्वलित करने के लिए पूर्ण समर्थन प्रकट करता हूं। ये अवसर है हमारे उपलब्धियों और चुनौतियों का समीक्षा करने का, साथ ही हमारी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को साझा करने का। और सच कहा जाए तो इन दोनों ही विषयों में भारत के पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है। आज विश्व एक असाधारण अशांति के दौर से गुजर रहा है। संरचनात्मक असमानताएं और असंतुलित विकास ने वैश्विक दक्षिण पर भारी बोझ डाला है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव और जारी संघर्षों, तनावों एवं विवादों के कारण ये समस्याएं और बढ़ गई हैं। इससे पिछले वर्षों की सामाजिक आर्थिक प्रगति पलट गई है। सतत विकास के लिए संसाधन गंभीर रूप से चुनौतीपूर्ण हो गए हैं और कई देश अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में भविष्य की राह और भी कठिन नजर आती है। ऐसे समय में भारत ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुट विश्व आर्थिक समूह की अध्यक्षता संभाली। हमारा दृष्टिकोण था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। हमारा ध्यान केवल कुछ के संकीर्ण हितों पर नहीं, बल्कि अनेक लोगों की मुख्य चिंताओं पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में हमारा उद्देश्य था विभाजनों को पाटना, बाधाओं को तोड़ना और सहयोग के ऐसे बीज बोना जहां एकता श्रेष्ठ हो और साझा भाग्य अलगाव से ऊपर हो। नई दिल्ली में हुए सम्मेलन की घोषणा हमारे सामूहिक सामर्थ्य को दर्शाती है। महोदय, ऐसे समय जब पूर्व और पश्चिम के बीच ध्रुवीकरण तीव्र है और उत्तर दक्षिण का विभाजन गहरा है, यह सम्मेलन इस बात को पुष्ट करता है कि कूटनीति और संवाद ही प्रभावी समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विविध है और हमें मतभेदों को स्वीकार करना होगा। वे दिन गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और अन्य उनसे सहमति जताने को मजबूर होते थे। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र स्वयं दर्शाता है, आम जमीन खोजना, दूसरों को सुनना और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना आवश्यक है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि सहयोग की मूल बातें हैं। तभी वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक प्रयास सफल हो सकते हैं। सबसे कमजोरों पर विकास और वृद्धि केंद्रित होनी चाहिए। इस मान्यता के साथ हमने अध्यक्षता की शुरुआत वैश्विक दक्षिण सम्मेलन बुलाकर की। इसने हमें सैकड़ों देशों की आवाज सीधे सुनने का अवसर दिया और उनकी चिंताओं को एजेंडा में स्थान दिया। नतीजतन वैश्विक ध्यान पाने वाले मुद्दों को उचित सुनवाई मिली। इसके साथ ही ये विचार विमर्श अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आया। महोदय, ये भी उल्लेखनीय है कि भारत के प्रयास से अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। इस कदम से हमने एक पूरे महाद्वीप की आवाज को सम्मान दिया, जो लंबे समय से इसकी पात्रता रखता था। यह महत्वपूर्ण सुधार संयुक्त राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद का समकालीन व्यापक प्रतिनिधित्व प्रभावशीलता और विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। सम्मेलन के परिणाम कई वर्षों तक गूंजेंगे। इनमें सतत विकास के लिए कार्य योजना, जीवन शैली और पर्यावरण के लिए उच्च सिद्धांत और हरित विकास संधि शामिल हैं, जो हमारी पृथ्वी के भलाई के लिए मार्गदर्शक हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की भूमिका को भी अब मान्यता मिली है। साथ ही महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को एक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अहम माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार और कर्ज संबंधी कमजोरियों के समाधान को भी उचित महत्व दिया गया है। दोस्तों, ये परिणाम व्यापक नीतियों और विशिष्ट पहलों के रूप में प्रकट हुए हैं। ये पहले कल के शहरों के निर्माण, भ्रष्टाचार से लड़ने, भूख मिटाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने, समुद्री अर्थव्यवस्था के संरक्षण, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक कौशल मानचित्रण जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं। इनमें से कुछ लंबे समय से चले आ रहे, जैसे लिंग असमानता और जलवायु कार्रवाई, और कुछ नए विषयों जैसे जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। कुल मिलाकर हमने विश्व के समक्ष क्रियान्वयन योग्य प्रस्ताव, रचनात्मक समाधान और नए दिशा निर्देश प्रस्तुत किए हैं। साथ ही भारत विविध साझेदारों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देता है। गैर संरेखण के युग से हम अब विश्व मित्र के युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसका प्रतिबिंब है हमारी व्यापक राष्ट्रों के साथ संवाद करने और आवश्यकता अनुसार हितों का समन्वय करने की क्षमता और तत्परता। यह सहयोग क्षेत्रीय समूहों की तीव्र प्रगति में स्पष्ट दिखता है।
हमने हाल ही में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक मार्ग की मेजबानी की और वैश्विक वायुधन गठबंधन का निर्माण भी हुआ। ये खुली सोच के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की इच्छा और अक्षमता उभरती बहुध्रुवीय व्यवस्था की विशेषता बन गई है। महोदय, सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का पीछा करते हैं। भारत ने कभी इसे वैश्विक हितों के विरोध में नहीं माना। जब हम एक प्रमुख शक्ति बनने का लक्ष्य रखते हैं तो वह स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी लेने और योगदान बढ़ाने के लिए होता है। हमने यह कोविड-19 का मृत्यु पहल के दौरान सिद्ध किया। हमारी पहले जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादचे का गठबंधन व्यापक समर्थन प्राप्त कर चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बाजरा को बढ़ावा देने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बल मिला है। आज हमारे पास अनेक देशों के साथ विकास साझेदारी है और आपदा व आपातकालीन स्थिति में हम पहले उत्तरदाता रहे हैं। तुर्की और सीरिया में हमने सहायता और श्रीलंका के लिए भी भारत ने पहले कदम बढ़ाया। दूरस्थ क्षेत्रों ने हमारे स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और जलवायु कार्यों के लिए हमारे योगदान को सराहा है। महोदय, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था यह समझता है कि उसकी प्रगति का विश्व पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। कई देशों के लिए भारत ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से एक प्रेरणा है। वे हमारी उपलब्धियों को गौर से देखते हैं और हमारी समाधान प्रक्रिया को व्यापक प्रासंगिकता के लिए आंकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया, जिसमें संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों पर खास ध्यान दिया गया। इस मध्यांतर पर हमारी क्षमता का विस्तार और विश्वास की बहाली अत्यंत आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्यों में भारत की उपलब्धियां दूसरों को प्रोत्साहन देंगी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमने पिछले 15 वर्षों में गरीबी का आधा मान घटाया है, जिससे करोड़ों लोग गरीबी से उबर पाए हैं। अब यह प्रगति उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसमें वित्तीय समावेशन, खाद्य और पोषण, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, ऊर्जा और आवास जैसे महत्वाकांक्षी सामाजिक आर्थिक प्रयास शामिल हैं। हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सामाजिक कल्याण केवल विकसित देशों की विशिष्टता नहीं हो सकती। भारत में चल रहे कार्यक्रम डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं की भूमिका को दर्शाते हैं, जिन्होंने सेवा विस्तार, दक्षता वृद्धि और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में मदद की है। राष्ट्रीय लक्ष्य कोई भी पीछे न रहे अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तकनीकी लोकतंत्रीकरण ने मनोवृत्ति को खुला किया है, आत्मविश्वास बढ़ाया है और नवाचार को प्रेरित किया है। महोदय, हम अक्सर नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करते हैं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान की आवश्यकता भी बताते हैं। लेकिन सच यह है कि कुछ ही राष्ट्र एजेंडा तय करते हैं और नियम निर्धारित करते हैं। यह स्थिति अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकती और न ही इसे कोई चुनौती मुक्त छोड़ सकता है। एक न्याय संगत, समान और लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी उभरेगी जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। शुरुआत के लिए इसका मतलब है कि नियम बनाने वाले शासने वालों को शासन पाने वालों पर हावी नहीं होने देंगे। आखिरकार नियम भी काम करते हैं जब वे सभी पर समान रूप से लागू हों। हमें फिर कभी वैक्सीन असमानता जैसी अन्याय की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। जलवायु कार्रवाई में ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से बचना भी सहन नहीं किया जा सकता। बाजारों की शक्ति का उपयोग खाद्य और ऊर्जा को जरूरतमंदों से धनाढ्य तक पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर राजनीतिक सुविधाजनक प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत तभी सच्चा होगा जब इसका पालन सभी पर समान रूप से हो। जब वास्तविकता और भाषण में भेद होता है तो हमें साहस से इसका विरोध करना चाहिए। बिना सच्ची एकजुटता के विश्वसनीयता और भरोसा स्थापित नहीं हो सकता। यह भावना विश्वसनीयता की है। अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र भविष्य सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह एक गंभीर अवसर होगा परिवर्तन को गति देने, न्याय और सुधार के लिए नेतृत्व करने, बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने और सुरक्षा परिषद के सदस्यता विस्तार सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने का। हमें इस विश्वास के साथ काम करना होगा कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य हैं। महोदय, भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा युग जिसमें बड़ी प्रगति और परिवर्तन हमारे इंतजार में है। हम आश्वस्त हैं कि हमारी प्रतिभा और रचनात्मकता, जो आज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही हैं, हमें आगे बढ़ाएंगी। जब हमारे चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरकर विश्व को हमारी क्षमता का एक झलक दी, तो हमारी दुनिया के लिए संदेश यही है:
डिजिटल सक्षम शासन और सेवाओं का विस्तार, तीव्र बढ़ती आधारभूत संरचना, ऊर्जा से भरी स्टार्टअप संस्कृति, जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां जैसे कला, योग, स्वास्थ्य और जीवन शैली। हमारे नवीनतम प्रयासों में महिलाओं के लिए विधायिका में 1/3 सीट आरक्षित करने वाला पथ प्रदर्शक कानून शामिल है। महोदय, मैं एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां प्राचीन लोकतंत्र की परंपराएं गहराई से स्थापित हैं और आधुनिकता की जड़ें भी मजबूत हैं। इसलिए हमारे विचार, दृष्टिकोण और कार्य अधिक ठोस और प्रामाणिक हैं। एक सभ्यतात्मक राष्ट्र के रूप में जो आधुनिकता को गले लगाता है, हम परंपरा और तकनीक दोनों को समान आत्मविश्वास से मेज पर लाते हैं। यही संलयन आज भारत की पहचान है।